नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम जो ये 6 शिफ्ट हुआ था उससे संबंधित जितने भी प्रश्न ये रिव्यू में मिले हैं उसी से संबंधित ये सारे के सारे प्रश्न हैं। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिसको आपको तैयारी करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, जैसे 1857 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिकीकरण और आपका ये इंग्लैंड की क्रांति से तो उतना नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा मोड़ा हाँ, विश्व युद्ध को हिस्ट्री में आपको इतना ज़रूर पढ़ना है। कांग्रेस कांग्रेस को भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। तो हिस्ट्री में 5-6 टॉपिक ये है जो हर बार आ रहा है। और ज्योग्राफी में आपको वायुमंडल दे रहा है, पर्वत दे रहा है, चट्टान दे रहा है, ठीक है, स्थानीय पौने दे रहा है। ये सारी चीज़ें से प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद अगर आपको पॉलिटी में देखा जाए तो लोकतंत्र है, संघवाद है, स्थानीय सरकारें हैं, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है। इतने टॉपिक आपको पॉलिटी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। आप लोग इस प्रश्न को देखेंगे तो शायद रिकॉल हो जाए सारी की चीज़ें। तो आप लोग इस प्रश्न को में अगर कहीं से भी कोई भी चीज़ें हैं पूरी की पूरी ये 6 शिफ्ट से रिलेट करके ही प्रश्न बनाए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में सीधे सीधे दे रखा है कि मानचित्र पर, ठीक है, मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा, सारा का सारा जितना भी मतलब मानचित्र पर काल्पनिक ही रेखा होता है और ये उसी से संबंधित सारी की सारी चीज़ें हैं। दाब पूछ रखा है। देखिए, ट्रिक बता रहा हूँ, याद नहीं हो पा रहा है, ट्रिक से समझिए। वायुमंडलीय दाब समान दाब होता है। समान दाब, दाब मतलब क्या होता है? बार, ठीक है। तो आइसो बार वाला जो होता है ये आपका दाब के लिए है। तो वायुमंडलीय दाब के लिए अगर पूछ दे तो ये आपका आइसो बार हो जाएगा। उसके बाद यह है आइसो हाइट। इट्स मतलब हाइट्स मतलब कि ऊंचाई से बारिश होती है। तो आपका बारिश वाला अगर पूछ दे समान बारिश का किस रेखा पे दर्शाया जाए तो उसको आइसो हाइट कहते हैं। और थर्म मतलब तापमान समझिए, ठीक है। थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, तापमान नापा जाता है। तो इसी तरह आइसोथर्म से आपका सीधे सीधे हो जाएगा कि तापमान जहाँ समान हो काल्पनिक रेखा पे। और आइसो हेलाइन, हेलाइन मतलब इसको हेलाइम समझिए। लाइम मतलब नींबू, नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो लवणता के बारे में ये है। आइसो हेलाइन जो है ये लवणता के बारे में। तो आप इस चारों को समझ गए, आप याद भी कर लेंगे। अगर याद नहीं हो रहा तो इस ट्रिक के माध्यम से समझ भी जाएंगे कि हाँ कैसे आसानी से याद हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला देखिए, ये वही चीज़ें यहाँ दे रखा है। अगर कहिए तो इसको दिखा मतलब बोल दें, आनी तो आगे बढ़ें। देखना क्या है, देखिए दे ही रखा है, वायुमंडलीय दाब प्रदर्शित करने के लिए आइसो बार कहलाता है। उसके बाद दिया है कि समान लवणता बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसो हेलाइन कहा जाता है। उसके बाद ये समान वर्षा वाले बिंदु को मिलाने के लिए आइसो हाइट कहा जाता है। और एक समान तापमान वाले स्थानों को आइसो बर्थ से दर्शाया जाता है। तो सीधी सीधी बात होगी, आपको ट्रिक भी बता दी कैसे याद करना है। फिर देखिए यहाँ दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है कि पृथ्वी के जो निर्माण कार्य के बारे में दिया है, पर्वतों के बारे में, उसके कौन वैज्ञानिक थे या नहीं थे, ये मिलान करना है, आपको बताना है। निम्नलिखित युगों में इसमें पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों तथा उसे प्रतिपादित करने वाले भूगर्भवता के सही सुमेलित युग्म करिए। पर्वत निर्माण भू अभिनीत सिद्धांत, भू अभिनीत सिद्धांत कौन दिया था? तो कोबर ने दिया था। तापकीय संकुचन सिद्धांत भी जेफ्रीज ने दिया। तापकीय संकुचन जेफ्रीज मतलब फ्रीज में क्या होता है? ताप को कंट्रोल किया जाता है। तो इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। फिर रेडियो एक्टिविता सिद्धांत जॉली एलएलबी का या जॉली का प्रोग्राम देता है, तो रेडियो पे हम लोग देखते थे या टीवी में अब आता है। तो इसकी ट्रिक में मतलब दिमाग में सेट होने के लिए आप अंदाज लगा के इसको कर लीजिएगा कि अगर रेडियो एक्टिविता के बारे में बोले तो जॉली। तो आपका सीधे सीधे पर्वतों क्या होता है? कोबर होता है, कोबरा नाग। इस तरह से ट्रिक बना के आप तीनों को याद कर सकते हैं। तो इसका ए और मतलब 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को दे रखा है कि कब कब हुआ था। जैसे दिया है कि जर्मनी के प्रसिद्ध जो विद्वान थे कोबर 1925 में पर्वतों के निर्माण संबंधित भू अभिनीति सिद्धांत की थ्योरी दिए थे। फिर तापकीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज ने दिए थे 1929 में। और रेडियो एक्टिविता या रेडियो धार्मिक सिद्धांत जॉली ने दिया था। देखिए दे रखा है रेडियो एक्टिविता के बारे में जो जॉली ने दिया था 1925 में। तो ये आपको ऐसे याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न बने। देखिए ये दे रखा है प्रश्न प्लेटों के बारे में। प्लेट बिंदुनांक से हर शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं भाई, आप इसको याद करके ही जाइएगा। मैं जहाँ तक कहूँगा प्लेट बिंदुनांक को आप छोड़िएगा ही मत, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, अगर हम ऐसे कहें तो बड़ा बड़ा थोड़ा सा हो जाएगा। दे रखा है कि कौन सी एक बड़ी है, मतलब सीधे सीधे आप समझिए बड़ी प्लेट नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा
कि बड़ी प्लेट नहीं है, लिथोस्फीयरिक प्लेट, ठीक है। तो अफ्रीका है जो ये बड़ी प्लेट में है, अरेबियन प्लेट ये छोटी है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर प्रशांत प्लेट जो है ये आपका बड़ी है, और यूरेशियन प्लेट जो है ये आपका बड़ी प्लेट है। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा ये वाला अरेबियन प्लेट, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आपको प्लेटों का जो बड़ी प्लेटें हैं उसका दे रखा है। अब इसको समझने के लिए आपको देखिए यहाँ से आप समझ लीजिए कि ये बड़ी प्लेटों के बारे में देखिए। अगर सीधे सीधे आप याद कर लीजिएगा कि जो महाद्वीप 7 हैं उसी से संबंधित ये सारी चीज़ें और महासागर से संबंधित। तो देखिए उत्तरी अमेरिकी प्लेट मतलब उत्तरी अमेरिकी प्लेट का मतलब ये महाद्वीप है। अफ्रीकी प्लेट ये भी महाद्वीप है। यूरेशिया ये भी महाद्वीप है। भारतीय और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों मिलके एक महाद्वीप तरह। प्रशांत महासागर जो है ये बड़ा है सबसे, तो ये भी बड़ा में आ जाएगा। अंटार्कटिका प्लेट भी ये बड़ा में, और दक्षिणी अमेरिका भी ये बड़ा है। इससे छोटा में अरेबी वाला होगा, कैरिबियाई हो गया, नेफ्राज हो गया, ये सब चीज़ें जो अगर सुनने में अलग आए तो ये सब छोटी प्लेटें होती हैं। उसके बाद ये हमारा निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है। पूंजीवादी दार्शनिक के बारे में पूछा है, ठीक है। बाकी इसमें आपका कार्ल मार्क्स आ जाए, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे ये समाजवादी थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। आज के पेपर में दे रखा था कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी नहीं है, लेकिन आपको सबको याद होगा कि एक ही पुस्तक हम लोगों को याद है, दास कैपिटल के बारे में, जिसमें इन्होंने शोषण का सिद्धांत थ्योरी दे रखे थे। तो आप लोग इतने से बस इस चीज़ को तैयार रखिएगा अपना। उसके बाद हमारा देखिए आगे का प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए आप यहाँ पे पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इस टाइम किताबें भी बहुत अच्छे से पूछ रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप तैयार रखेंगे तभी कुछ संभव हो पाएगा, नहीं तो आपका कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक है जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, यहाँ दे रखा है कि असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में काम नहीं करता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नहीं का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। शहरीकरण, शहर में आपका समाज के लेके और क्या नाम है आर्थिक विकास, मतलब आर्थिक चीज़ का मतलब इकोनॉमी को लेके दोनों चीज़ के बारे में ये चर्चा करता है। कृषि में भी होता है, अगर कृषि यहाँ बस है तब होता है, लेकिन क्रियाकलाप है इस वजह से नहीं होता, ठीक है। अब आप यहाँ पे यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा खनिज संसाधनों की उपलब्धता सही है और राजनीतिक निर्णय भी ये सही है, ठीक है। उसके बाद हमारा चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचयी वायुमंडलीय आपदा है। संचयी वायुमंडलीय आपदा का मतलब है कि वायुमंडल में कौन सी घटना होती है। सीधी सीधी बात ये समझिएगा। तो बाढ़ आपका ज़मीन पर होता है, सूखा भी आपका ज़मीन पर होता है, लेकिन ये टॉर्नेडो वाला जो घटना है यह वायुमंडल में होता है। तो इसका सीधे सीधे सी वाला ऑप्शन आपका, ठीक है, सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला देखिए क्या है। अगला दिया है चक्रवात के दौरान वायु बलों का नियंत्रित करने के लिए, जो वायु का मतलब शक्ति चक्रवात में आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी छत उपयोगी है। देखेंगे तो चक्रवात जब भी आता है तो टीन शेड वगैरह होता है, चाहे कोई भी वैसा घर होता है, उड़ जाता है, चाहे टूट जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को दे रखा था। तो देखिए शेड छत जो होता है उड़ जाता है, पिरामिड वाला है यही वाला आपका सही होता है। फ्लैट छत भी दिक्कत करता है। पिरामिड छत्र के बारे में देखिए क्या दे रखा है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ये त्रिभुजाकार होता है, जिसमें मजबूत आकार का माना जाता है और ये हवाओं को काटता है। इस वजह से ये वाला नितंब की छत जो चारों त्रिभुजों के आकार की बनाई होती है और सभी तरफ ढलान होता है, इसमें हवा कट जाती है, इस वजह से ये कमज़ोर हो जाता है वहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगले प्रश्न में हमारा लगभग ये देखिए प्रश्नों की श्रृंखला जो हम लोगों की है लगभग 20 हैं, ठीक है। तो आप लोग और ये सेम पैटर्न पे भी है। निम्नलिखित कौन सी स्थानीय सरकार का कार्य पूछ रखा है। अब इस चीज़ को आप चाहेंगे तो एनालाइज कीजिए क्या है। स्वास्थ्य संसाधनों का रखरखाव है, या बाजारों का रखरखाव है, या सार्वजनिक टीकाकरण, या जलापूर्ति है, ठीक है। तो इसमें देखिए स्थानीय सरकार मतलब नगर निगम को भी आप समझ सकते हैं, ग्राम पंचायत को भी समझ सकते हैं। अब इसमें स्वास्थ्य स्थानों का रखरखाव और बाज़ारों का रखरखाव और जलापूर्ति ये तीनों सही है, लेकिन आपका ये जो सार्वजनिक टीका है यह केंद्र सरकार से आता है, राज्य सरकार से आता है, यह स्थानीय शासन में नहीं होता। तो तीसरा वाला कट करके बाकी 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 ये सही है। तो इसमें 1, 2, 4 ये रहा सी वाला ऑप्शन आपका,
ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें सही हो जाएगी। स्थानीय सरकार से हमेशा प्रश्न बन रहा है, इस चीज़ को आप तैयार रखिएगा। उसके बाद देखिए संघवाद के बारे में हर किसी ने कह रहा है कि संघवाद से प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे संघवाद से प्रश्न है, क्या दे रखा है कि संघवाद के सिद्धांत, ठीक है, संघवाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संघवाद विविधताओं के असंस्थागत पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक सहयोग का सुगम बनाता है, ये भी सही है। संघीय संविधान लोगों को विशेष सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता देता है और विशेष रूप से असंख्यक को, ये भी सही है आपका। संघवाद शक्ति की विशिष्ट समूहों में तक सीमित है, देखिए संघवाद शक्ति की विशिष्ट समूहों तक सीमित है। देखिए हर शक्ति का अलग अलग समूह है, इसलिए यहाँ पे उस चीज़ जैसे देखिए संघवाद में दे रखा है ना समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघवाद सूची, तो ये तीनों वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपका 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा ये देखिए इकोनॉमी का प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कौन सा नहीं है। तो देखिए तृतीय क्षेत्र में आपका बैंकिंग भी आ जाएगा, बातचीत संप्रेषण भी आ जाएगा और भंडारण भी आ जाएगा, लेकिन जो विनिर्माण है ये द्वितीयक में आ जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। सेवा क्षेत्र 30 में रहेगा, कृषि क्षेत्र आपका फर्स्ट में रहेगा, प्रकृति से संबंधित जितना होगा वो फर्स्ट में रहेगा और निर्माण संबंधित जितना भी है मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कंपनी औद्योगिक सब के सब सेकंड में रहेगा, बाकी सेवा क्षेत्र जितना भी रहेगा वो थर्ड में रहेगा, ठीक है। प्रश्न अभी हम लोग आधा किए हैं और आधे में हम लोगों का लगभग 11 मिनट हो चुका है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। देखिए दिया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह सरकार और शासित राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को मिला देता है, मतलब यह सरकार और शासित राज्य और नागरिक समाज के बीच को अंतर को मिला देता है, सही बात है। फिर एक सही पूछ रखा है, यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों के द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने के हाँ, इसमें दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही, क्योंकि लोग ही चुन के भेजते हैं और वहाँ पे जो प्रतिनिधि होता है जो निर्णय लेता है तो वहीं सही माना जाता है संसद में नियम कानून की तहत, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि लोकतंत्र के लिए नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों का उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया और भारत का कौन सा निलंबित कर दिया गया। भारत का कौन सा आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण था। कारण ये था कि वहाँ पे जो आंदोलन नेपाल में चल रहा था और दबाव, जनता के दबाव की वजह से उस नियम को बदल दिया गया था। तो भारत में वो ऐसा कौन सा आंदोलन है जिससे ये नियम बदल दिया गया था। तो ये आपका था नर्मदा बचाओ आंदोलन। यहाँ पे इस नियम को जितना बड़ा डैम बनाने का प्लान चल रहा था नहीं बना और एक हिसाब का बन के इसको कर दिया गया था। यह नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसा ही था। जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये चीज़ पूछ रखा है, जो पहले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है मध्यावधि जो मिड टर्म चुनाव कहलाता है, ये वाला आपका हो जाएगा मिड टर्म चुनाव कहा जाता है। और चाहे जो कहीं किसी की आकस्मिक कोई घटना की वजह से वो पद खाली हो जाए तो उसे उपचुनाव कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए अनुसूची भी हमने आपको पोल्टी में बताना छोड़ दिया था, भाग और अनुसूची आपको तैयार जरूर करना होगा। अब यहाँ दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची है जो अधिनियम और विनियम के सत्यापन, देखिए ये पहली बार संशोधन जो हुआ था भारत में उसी से संबंधित है। अगर आप लोगों को याद है तो बताइएगा, 6ठी 8वीं 7वीं या 9वीं, तो ये में 9वीं वाला आपका सही हो जाएगा कि अधिनियम और विनियम के सत्यापन से संबंधित आपका ये वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा, बाकी प्रश्न हम कल आपको लेके आएंगे ये इंडियन इकोनॉमी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। अब आपका वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको हमेशा लेके आएंगे, श्रृंखला बड़ी